विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया। ये लगातार चर्चा हुई और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो क्या विपक्ष का हो। 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा वे बने थे। मैं रात्रि को यानी चर्चा का शुभारंभ करने के बाद कुछ देर में बैठा रहा, फिर मैं अपने अन्य कार्यों के साथ कुछ देर अपने ऑफिस में बैठा रहा, फिर कुछ अन्य मेरी मीटिंग्स थी उसमें भी गया। मैं रात को 11 बजे आया। क्या होड़ लगी हुई थी बोलने के लिए और कितने अच्छे सुझाव आए। हर एक तबके का विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के उनके अपने महत्वपूर्ण सुझाव थे। और मेरा यह मानना है कि हम किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन से नहीं, उसके अनुभव का लाभ इस सदन के माध्यम से जब लेते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रभावी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा ने, विधान परिषद ने लगातार इसमें चर्चा चलाई, दिन हो रात्रि हो, लगातार ये चर्चा चलती रही और लोगों ने विकास के बारे में इन मुद्दों को रखा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी क्या जवाबदेही होनी चाहिए। ये केवल भारत सरकार का काम नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री जी का ही काम नहीं है। हम भी इस अभियान के सारथी बन सकते हैं, हम भी उसके सिपाही बन सकते हैं। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, ये संविधान के 3 शब्द भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जाना का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है, उसकी आवाज सुनी जाती है।
उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी विधानसभा या विधान परिषद केवल संसद के नियमों को, परिनियमों को एक बार अवलोकन कर लें, उसका प्रशिक्षण ले लें, उसको अपनी विधानसभा को संचालित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसान भी होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने 2022 में अध्यक्ष विधानसभा का बनने के बाद मैंने उनके सामने इस बारे में रखा। मैंने कहा था, देखिए आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। दूसरा, भारत जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया की लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांव ने किया था। और गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद के प्रति उस भाव को देखते हुए उसको आदर्श के रूप में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी विधायिका और मजबूत और सशक्त होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौरान चर्चा परिचर्चा होने के साथ ही इस 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए वो बहुत अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा। विजन 2047 विकसित भारत, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को आज यहां पर भी पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया। ये लगातार चर्चा हुई और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो, क्या विपक्ष का हो, 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा वे बने थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।